बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ आयोनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ा था, और आपको ये भी याद होगा कि जब हमने वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये पढ़ा था कि कैसे एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद वो बॉन्ड बनाते हैं, और फिर हमने बॉन्ड को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया था और ये कहा था कि जब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बना देंगे, और उसी बेस पर हमारे चैप्टर का नाम था विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड के नेम्स जो थे, या कह लीजिए टाइप्स के नेम जो थे, उनके बारे में रीड आउट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पे आयोनिक बॉन्ड, सेकंड पे कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड फोर्थ पे मेटालिक बॉन्ड, ये 4 नाम रीड आउट किए थे। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इन टाइप्स में फ़र्स्ट टाइप आयोनिक बॉन्ड की है, इस वजह से आज का जो हमारा लेक्चर है ये आयोनिक बॉन्ड का है। तो आइए इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने वाइट बोर्ड पे ही डेफिनेशन को मेंशन कर दिया है कि व्हाट इज़ आयोनिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन ये है सॉरी, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड की क्या है, टाइप। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की टाइप है विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनेगी ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा कहाँ से, फ्रॉम वन एटम, यानी एक एटम से, टू एनदर एटम, किसी दूसरे एटम की तरफ। यानी इट मीन्स दैट कि आयोनिक बॉन्ड जो है ये असल में क्या है, ये टाइप है किसकी, केमिकल बॉन्ड की। और इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा या हो जाएंगे। अगर एक होगा तो गा, एक से ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू एनदर एटम, किसी एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र होने के बाद इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स कि वो कौन से एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, और ये बात हम चैप्टर 1 से रीड करते आ रहे हैं कि मेटल्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके पास ये टेंडेंसी होती है, ये काबिलियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकती हैं। इसी वजह से यहाँ पर भी हम मेटल्स की बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं, लूज़, एक एटम से। इसलिए सेकंड पॉइंट ये लिखा गया है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप कह लीजिए कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स। और मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको भी बताई गई है कि मेटल्स जो है इनके पास टेंडेंसी होती है, दे आर एलिजिबल टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे। ठीक है जी।
अब क्योंकि हमने यहाँ पर बात ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की है, तो इसी हवाले से हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जो कि ऊपर मेंशन की गई है। सोडियम, आपको ये पता है कि सोडियम एक क्या है, मेटल है, और किससे बिलोंग करती है, ग्रुप नंबर 1 से। किससे बिलोंग करती है, ग्रुप नंबर 1 से। अब हमें ये तो पता है कि सोडियम एक मेटल है, और मेटल होने की वजह से इसके अंदर ये पावर है, ये टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, लूज़ कर देगी। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, लूज़। अब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हमने कहा था कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। तो यहाँ तक डेफिनेशन का ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एटम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप अगर एग्ज़ाम्पल को देखें तो सोडियम यहाँ पर एक एटम है और मेटल भी है। इस मेटल की वजह से इसमें यह प्रॉपर्टी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, और लूज़ करने की वजह से ही ये क्या कहलाएगा, मेटल। लेकिन अब सवाल यह है कि वो दूसरा कौन सा एटम है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो याद रखिए कि जो नॉन मेटल्स होती हैं, क्या, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स मीन जो मेटल नहीं होंगी, वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, गेन। तो इसी वजह से हमने इस एग्जांपल में क्लोरीन को लिया हुआ है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करती है, और ग्रुप नंबर 17 जो है वो नॉन मेटल का है। बल्कि आप यूँ कह लीजिए ग्रुप नंबर 15, 16, 17 ये 3 ग्रुप जो हैं ये नॉन मेटल के हैं। हमने ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस में से क्लोरीन को लिया हुआ है, तो क्लोरीन असल में एक नॉन मेटल है। अब अगर आप डेफिनेशन पर आइए तो डेफिनेशन के हिसाब से कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, यहाँ तक यानी एक इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा एटम, वो कौन होगा, सोडियम, टू अनदर एटम। तो दूसरा एटम कौन होगा यहाँ पर, क्लोरीन, क्योंकि सोडियम जो है वो एक मेटल है और मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, जबकि नॉन मेटल उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो इसलिए इस वक्त यहाँ पर क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने की वजह से उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी, जिसकी वजह से ये सोडियम और क्लोरीन दोनों कंबाइन करके बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। अब होपफुली आपको मेटल एंड नॉन मेटल इसकी जो कह लीजिए कि एक हिसाब से कॉन्सेप्ट है इसका, वो आपको समझ आ चुका है, एक बात। दूसरी बात आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इस पर मज़ीद एक्सप्लेनेशन पर आते हैं इस रिएक्शन को समझने के लिए। देखिए क्लोरीन एक गैस है, और आप ये जानते हैं कि क्लोरीन क्योंकि गैस है तो क्लोरीन इस वजह से हमेशा डायएटॉमिक होती है। डायएटॉमिक यानी इसकी बेस में 2 है। अब आपको पता है कि क्लोरीन अगर 2 है तो सोडियम 1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक सोडियम एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इसी तरह एक क्लोरीन एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है अपने अंदर। अब क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन डायएटॉमिक है यानी 2 क्लोरीन्स हैं, तो इस वजह से सोडियम जो मेटल है उसको भी 2 होना पड़ेगा। अब 2 सोडियम दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, वो उसको गेन करेंगी, जिस वजह से ये 2NaCl बन जाएगा, यानी 2 सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ओपन करके इसके स्ट्रक्चर को लिखें तो वो ऐसे होगा कि एक सोडियम आपके पास यहाँ पर है और दूसरा सोडियम आपके पास यहाँ पर है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर कितने क्लोरीन हैं, 2। एक क्लोरीन आपके पास ये है और दूसरा क्लोरीन आपके पास ये है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम इसकी लिखने लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके साथ मैं आपको डायग्राम्स भी बनाकर बताऊंगा जो आई थिंक सो बुक पे तो नहीं बनी हुई, लेकिन आपको बनाना आनी चाहिए। तो अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो असल में हम इनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, यानी अब आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो दोनों सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 17। तो इनकी जो ओरिजिनल एटॉमिक नंबर की स्टेट है
उस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे हैं और इसको एक हम न्यू नेम से प्रेजेंट करते हैं विच इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, विच इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से यहाँ पर ये मतलब है कि इनके एटॉमिक नंबर की बेस पर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। ठीक है जी। अब हम पहले एक सोडियम के बारे में राइट करते हैं। हमारे पास एक सोडियम है, इसका इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। अगर हमें एक सोडियम की समझ आ जाती है तो दूसरे सोडियम की भी प्रॉपर्टीज़ वो ही होंगी। अब हमने सोडियम का एटॉमिक नंबर लिख लिया। अब इस एटॉमिक नंबर की बेस पर हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। अब आपको पता है फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे 8 और नेक्स्ट में 1। अब हम इसका कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट शेल में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये है और एक ये है। अब आप सेकंड शेल में आएंगे तो सेकंड शेल में आपको एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे, जबकि उसी सेकंड शेल में आपको पी के 6 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। अब जब आप थर्ड शेल पर आते हैं तो थर्ड शेल में आपको एस का 1 इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा। ठीक है जी। आप इसको एक ब्लॉक में ले लीजिए 3s1 को। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त ये सोडियम अपने थर्ड शेल में एस के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके जो इनर शेल हैं वो फिल्ड हैं। कैसे? इसका डुप्लेट फिल्ड है, नेक्स्ट शेल में ऑक्टेट भी, मतलब कि ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन्स ने उस शेल को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट शेल में भी ऑक्टेट होना चाहिए, लेकिन अगर ऑक्टेट नहीं है तो इट मीन्स डैट कि अब सोडियम ने अपने आप को स्टेबल तो बनाना है। तो स्टेबल बनाने के लिए सोडियम क्या करेगा? या तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या गेन करेगा। ये वो ही रूल्स हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। तो रूल ये था कि अगर किसी के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। क्या कर देगा? लूज़। इसी वजह से सोडियम क्या करेगा? इसका एटॉमिक नंबर 11 है और अगर इसके फर्स्ट शेल में देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट में 8 है, नेक्स्ट में 1 है। क्योंकि अब लास्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। क्या कर देगा? लूज़। अच्छा जी, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। ठीक है जी। इसकी डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है कि क्लोरीन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट में कितने होते हैं? 7। मुझे कैसे पता चला? तो मैंने काउंट किया हुआ है। फर्स्ट में अगर 2 है, नेक्स्ट में 8 हैं, तो 2 और 8 को ऐड करिए, कितने हो गए? 10। और नेक्स्ट में फिर कितने बच जाएंगे? 7, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक है जी। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। क्लोरीन 17 कैसे लिखेंगे? फर्स्ट शेल में एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर उसी सेकंड शेल में पी के 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप थर्ड शेल में जाएंगे तो एस के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसी थर्ड शेल में पी के आप देखिए 2, 2, 4 और 1, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। ठीक है जी। अब आप अगर 2 मिनट के लिए क्लोरीन के स्ट्रक्चर को देखिए तो इसके वैलेंस शेल में आपको 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। 5 से ज़्यादा कितने हैं? 7। तो इट मीन्स दैट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन करेगा ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इट मीन्स दैट कि क्लोरीन के थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये आपको मैंने सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में लिखकर दिखाई है। किस स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है जी। अब उसने थोड़ा सा कह लीजिए कि बुक पे जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है कि उन्होंने सोडियम को, क्योंकि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से सोडियम के ऊपर डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया। डॉट मीन्स के इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एडिशनल है उसके वैलेंस शेल में, जिसको इसने इन फ्यूचर क्या करना है? रिमूव करना है। जबकि आप क्लोरीन को देखेंगे तो बुक पर क्लोरीन को उन्होंने क्रॉस से 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7 क्रॉस से आप देख सकते हैं बुक पे उन्होंने
मतलब उसको बनाया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को। ये क्यों? क्योंकि क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो इस तरह उन्होंने सोडियम एंड क्लोरीन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस डॉट का मतलब ये है कि सोडियम, इस डॉट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, इसको रिलीज़ करेगा, रिमूव करेगा। और ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें ये भी पेयर में हैं, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लेकिन यहाँ पर पेयर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स डैट यहाँ पर डेफिशिएंसी है, कमी है। इसी वजह से सोडियम जो है अगर वो अपना लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, लूज़ कर दे कंप्लीटली, और उसी इलेक्ट्रॉन को अगर क्लोरीन अपने अंदर ऐड कर ले तो आपकी आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। क्योंकि आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, ऐसा बॉन्ड तब बनेगा तब जब कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम। तो यहाँ पे सोडियम जो है वो एटम है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, किसको? टू एन अदर एटम, और वो दूसरा एन अदर एटम कौन है? क्लोरीन, जो कि उसको क्या करेगा? गेन करेगा। और इसी वजह से इनके दरमियान क्या बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। क्या बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है ग्राउंड स्टेट में, और ये मैंने आपके सामने डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर भी बना दिया है। अब अगर हम दोबारा एग्जाम्पल को एक दफ़ा देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी तो मैंने एक सोडियम एक क्लोरीन की बात की है। जिस तरह एक सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद डायग्राम आपको नज़र आ रही है, उसी तरह दूसरे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद डायग्राम बनेगी, उसी तरह क्लोरीन बनेगी। क्योंकि अब हम उसको डुप्लीकेट तो कर नहीं सकते। अगर हमें एक समझ आ गया है यूनिट, तो दूसरी जो मतलब कह लीजिए स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हमारे पास बात आ गई है ग्राउंड स्टेट, यानी उनकी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर ये होगा स्टूडेंट्स कि हमने, क्योंकि पीछे अपना आपको याद होगा एक टॉपिक जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाई डू एटम्स मेक और फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रीज़न नज़र आ रही होगी कि सोडियम एक एलिमेंट है जो कि अनस्टेबल है, उसका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वैलेंस शेल की बात हो रही है, इनर शेल तो फिल्ड हैं, जैसे सोडियम का इनर शेल में डुप्लेट भी है, ऑक्टेट भी है, लेकिन वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए सोडियम एक अनस्टेबल एलिमेंट है। इसी तरह आप देख लीजिए क्लोरीन भी एक अनस्टेबल एलिमेंट है। अब अगर आप ये देखें कि ये दोनों अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, यानी अपने आप को नोबल गैस के इक्वल लाना चाहते हैं, तो इनको अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करवाने पड़ेंगे, तब ही ये एलिमेंट्स जो हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट टू नोबल गैसेस, यानी जो करीबी नोबल गैस है, जिनके करीब उनका आंसर आएगा, उसके इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लेवल पे अपने जो नेक्स्ट मतलब के वर्किंग स्टार्ट करेंगे वो यही होगी कि हम इनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में लेकर आएंगे। अब एक्साइट स्टेट का वर्ड आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक्साइट स्टेट। एक्साइट स्टेट से मुराद ये होगा स्टूडेंट्स कि जब आप कह लीजिए कि एक एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, दूसरा गेन करेगा, तो वो असल में उनकी एक्साइट स्टेट चल रही होगी। ठीक है, तो ग्राउंड से उन्होंने एक्साइट स्टेट में आना है ताकि वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर से एक स्टेबल स्ट्रक्चर में आ सकें विच इज़ नियरेस्ट टू नोबल गैसेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो पहले तो हम यहाँ तक इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 60 पर आप आ जाइए। टॉपिक आपका है आयोनिक बॉन्ड। The elements of group 1 and group 2 beings metal have the tendency to lose their valence electrons forming positively charged ions। यहाँ तक उन्होंने ये बताया है कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं
और मेटल्स हमेशा अपने अंदर ये काबिलियत रखती हैं, ये टेंडेंसी रखती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं। और आपने ये रूल्स में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है तो जो एलिमेंट उसको लूज़ करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, और वो क्या बन जाता है? कैटआयन। इसी वजह से यहाँ पर ये लास्ट 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं कि फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, कि जब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगी तो लूज़ करने के बाद उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। Whereas non-metals of group 15 to group 17 have the tendency to gain or accept electrons। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्रुप नंबर 15, 16 and 17 they are non-metals and have tendency to accept or gain electrons। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। और अगली बात आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो गेन करने की वजह से वो क्या बन जाएंगे? एनायन, और उन पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बन जाएंगे जिनके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगी। क्योंकि आपने 3rd चैप्टर में ये बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जिसको लगाकर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाता है। ठीक है जी, और वो एनर्जी फिर रिलीज़ हो जाती है। बहरहाल इफ़ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज 2 डिफरेंट ग्रुप्स, दीज 2 डिफरेंट ग्रुप से मुराद कि अगर ग्रुप 1 से आप एक एलिमेंट ले लें लाइक सोडियम और ग्रुप 17 में से एक एलिमेंट ले लें लाइक क्लोरीन, यानी मेटल एंड नॉन मेटल, ये 2 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर इनकी बात हो रही है। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स आर अलाउड टू रिएक्ट, वो एक दूसरे को रिएक्ट करने की अलाउंस देंगे और केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, और उनमें क्या बन जाएगा? केमिकल बॉन्ड। यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि असल में मेटल एंड नॉन मेटल्स और उनके बारे में लिखा गया था। आगे आपको डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो उसको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेशन वही है जो आपको पहले बताई गई है। उससे नीचे आ जाइए। द फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। अब NaCl की जो एग्ज़ाम्पल है वो ऊपर मेंशन की गई है, जो मैंने की हुई है, बुक पे भी सेम वही एग्ज़ाम्पल है। आप देख सकते हैं सोडियम के नीचे आपको S लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, मीन्स सॉलिड। क्लोरीन के नीचे G लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, मीन्स गैस। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो बनेगा वो दोबारा क्या बन जाएगा? सॉलिड। ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड इज़ अ सिंपल कंपाउंड। ये अब क्या होगा? एक कंपाउंड होगा फॉर्म बाय सोडियम, जो किससे मिलकर बना है? सोडियम से। और Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, Z इज़ इक्वल टू 11, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज़ शॉन बिलो। तो इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी, बुक पर भी लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और उसको मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया है? मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे उन्होंने जब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो उन्होंने सोडियम में 3s1 को एक ब्लॉक में लिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह क्लोरीन में 3s2 3p5 को ब्लॉक में लिया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि जब सोडियम अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ होगा, यानी इस पूरे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई नज़र आ रही है इसमें से 3rd शेल में S का इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ हो जाएगा, जबकि इसी 3rd शेल में जो P सब शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन आकर क्या होगा? ऐड होगा। इसी वजह से उन्होंने इनको ब्लॉक्स में लिया हुआ है। उसके अलावा आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सोडियम के ऊपर आपको डॉट नज़र आ रहा होगा जो कि रेडिकल है, और क्लोरीन पर आपको क्रॉस बने हुए नज़र आ रहे होंगे इसी पेज के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। द फ्रेम्स इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी जो फ्रेम हमने पीछे देखा है इसमें वैलेंस शेल जो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स।
अब आपको नज़र आ रहा है कि सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का जो हम टॉपिक है वर्क फॉर डे 3 हम यहाँ तक रखते हैं, जिसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा हमने आयनिक बॉन्ड को स्टार्ट किया और उसके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट उसकी हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की। तो आज हम अपना वर्क फॉर डे 3 यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ आयोनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसी टॉपिक को स्टार्ट किया था, लेकिन हमने इस टॉपिक को हाफ अभी डिस्कस किया था क्योंकि ये एक लॉन्ग टॉपिक था, इस वजह से इसको आपको प्रीवियस लेक्चर में हाफ पढ़ाया गया था। अब इसका जो बाकी पोर्शन है हम वो आज स्टार्ट करने लगे हैं। जो आपको याद होगा कि हमने अभी अपने लास्ट लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में ग्राउंड स्टेट की एक्सप्लेनेशन को प्रॉपरली डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि कैसे सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आज हम क्या करेंगे कि उनको उनकी एक्साइट स्टेट पे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अपने करीबी नोबल गैस के यानी नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से अब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइट स्टेट में लिखी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम 1-2 रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करेंगे। देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, जिस वजह से सोडियम जो है वो अपने स्ट्रक्चर में से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा और सोडियम आयन बन जाएगा कैट आयन और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है जी, आप इस रिएक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वरना आप इस 11 को बेशक रिमूव कर दीजिए इसके एटॉमिक नंबर को और इसके ऊपर ऐसे रेडिकल का साइन लगा दीजिए, डॉट साइन। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको यहाँ पर लूज़ कर दिया गया है, जिस वजह से अब ये सोडियम एलिमेंट जो है वो सोडियम आयन बन चुका है और आयन भी कौन सा? कैट आयन। अब स्टूडेंट, अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, जिसकी बेस पर हमने उस पर क्रॉस लगाए हुए थे 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ऐसे आपको याद होगा कि हमने उसकी बॉडी के उसके स्ट्रक्चर पर 7 क्या लगाए हुए थे? क्रॉसेस। वो 7 क्रॉस लगाए हुए थे। अब क्या होगा कि ये क्लोरीन अपने अंदर उसी 1 इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेगा, ऐड करेगा, जो कि सोडियम ने लूज़ किया था, जिस वजह से क्लोरीन के ऊपर 1, 2 ये 3 पेयर तो क्रॉसेस क्यों होंगे? 1 क्रॉस होगा और 1 जो इलेक्ट्रॉन आया है वो डॉट की शक्ल में क्लोरीन के पास आ जाएगा, जिस वजह से आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्लोरीन और उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन। और इस बेस पर आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसकी बेस कुछ इस तरह होगी कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नेक्स्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगेन 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उसमें फर्स्ट में डुप्लेट रूल, सेकंड में ऑक्टेट, तो ये स्टेबल हो गया सोडियम। इसी तरह क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन भी क्या हो गया? स्टेबल। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं उसके फर्स्ट शेल में डुप्लेट रूल, नेक्स्ट में ऑक्टेट और नेक्स्ट में भी क्या बन गया? ऑक्टेट रूल। तो ये असल में जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और गेन किया तो असल में ये इनकी क्या कहलाई? एक्साइट स्टेट। और इसी एक्साइट स्टेट की वजह से ये अपनी जो नोबल गैस थी, अपनी नोबल गैस से मुराद के इनके जो अब ये आयनिक फॉर्म में आए हैं
उस हिसाब से जितने इलेक्ट्रॉन्स इनके स्ट्रक्चर में हैं उस बेस पर वो नोबल गैस के इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर हम नोबल गैस की यहाँ पर बात करें तो एक है नियॉन और एक है आर्गॉन। आप देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10 और आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18। ठीक है जी, अब आप ये कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो नियॉन के इक्वल आया है, यानी सोडियम का अब जो स्ट्रक्चर बना है वो नियॉन नोबल गैस के इक्वल है। और अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, वो क्या होगी 1s2 2s2 2p6। और याद रखिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना ज़रूरी है जो कि उसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये आयनिक फॉर्म में है। ठीक है जी, तो आप ये कह सकते हैं कि सोडियम जो है सोडियम आयन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 होगी विच इज़ इक्वल टू नियॉन। इसी तरह जो आप कह लीजिए क्लोरीन नेगेटिव यानी क्लोरीन एनाइन है वो किसके इक्वल है आर्गॉन नोबल गैस के। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप देख सकते हैं कि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की है और यही क्लोरीन आयन की है। तो इस वक्त क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। ठीक है, और ये क्लोरीन आयन किसके इक्वल होगा आर्गॉन नामी नोबल गैस के। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये आपने देखा भी प्रॉपरली कि जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो यहाँ पर आपने एक टर्म याद रखनी है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और क्योंकि ये अब उसका एक करैक्टर है, उसकी एक कह लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है कि उस पर चार्ज आ चुका है, दैट्स वाई हम ये नाम पुकारते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यानी इस टॉपिक में हम कहेंगे कि सोडियम का करैक्टर क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसी तरह क्लोरीन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस वजह से हम कहेंगे कि क्लोरीन का इस दफ़ा करैक्टर क्या है इस टॉपिक में इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये असल में आप कह लीजिए कि ये आपके पास जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर्स की वजह से ये आपके जो एलिमेंट्स हैं सोडियम एंड क्लोरीन जो कि आयोनिक फॉर्म में हैं, सोडियम कैटआयन और क्लोरीन एनायन, ये अपनी एक्साइट स्टेट में जब आ चुके होंगे तो ये किसी ना किसी नोबल गैस के इक्वल होंगे। जैसे सोडियम आयन जो है वो नियॉन नोबल गैस के इक्वल है, जबकि क्लोरीन आयन जो है वो आर्गॉन के इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको अब हम बुक पर रीड कर लेते हैं। इसके आप बुक के पेज नंबर 61 पर आ जाइए और फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन से हम इसकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे जी। सोडियम बीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सोडियम अब क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हैज़ द टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास ये काबिलियत है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है लूज़। एंड क्लोरीन बीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, हैज़ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है गेन। देयरफॉर दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, यानी सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन लेकर आएगा, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन लेकर आएगा। दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस, और ये दोनों जो हैं अपने अपने करीबी जो नोबल गैसेस हैं उनके इक्वल अपने आप को लेकर आएंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है रिएक्शन, वो मैंने भी आपको सामने राइट डाउन कर दिया है कि सोडियम डॉट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, वो रिएक्शन ये लिखा हुआ है। फिर उन्होंने उसी को नीचे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है एक्साइट स्टेट, वो क्या लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6, और उसको क्या कह दिया वो किसके इक्वल है नियॉन के। इसी तरह आप क्लोरीन पर देखिए 7 क्रॉसेस लगे हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हो रहा है, जिस वजह से क्लोरीन पर 7 तो क्रॉसेस हैं, एक आकर डॉट लग चुका है, और आगे देखिए वो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है
नेगेटिव। अब इस नेगेटिव यानी एक्साइट स्टेट वाली जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखी गई है, विच इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 विच इज़ इक्वल टू आर्गॉन, जो कि एक नोबल गैस है। तो स्टूडेंट्स इसी के बारे में फर्दर नीचे लिखा गया है कि बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, कि अपने आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, सोडियम बिकम्स सोडियम ऑइन, तो सोडियम वो लूज करके क्या बन जाएगा, सोडियम ऑइन, और इज लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, और उसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 8। आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक हो गया। while 8 electrons in the second shell which will now become the valence shell। अब सोडियम आयन का वैलेंस शेल क्या होगा, ये जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी ऑक्टेट रूल लगा हुआ है। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन एटम नाउ हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आप देख सकते हैं क्लोरीन के आखिरी यानी वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में आपको 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा, बिकम क्लोरीन नेगेटिव ऑइन। बोथ ऑफ दीज एटम आर नाउ चेंज्ड इनटू ऑपोजिटली चार्ज आइंस। ऑपोजिटली चार्ज आइंस का मतलब ये है कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एडिशनल क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया। दे स्टेबलाइज देमसेल्फ, अब ये एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए कंबाइनिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, और उसके लिए उनको अपने दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लानी पड़ेगी। और आप स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने की वजह से ये दोनों मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड बना देंगे, जिसकी वजह ये होगी कि इनके दरमियान कौन सा अब बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सोडियम ने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और ये हमने आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम में, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड मीन्स कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इस वक्त हम क्या नाम देंगे, आयोनिक। और आयोनिक क्यों नाम दिया जा रहा है वो भी अब आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये आयंस की वजह से बन रहा है। कौन कौन से आयंस की वजह से स्टूडेंट्स बन रहा है, कैट आयंस एंड एन आयन, कैट आयन एंड एन आयन। कैट आयन मीन पॉजिटिव चार्ज, एन आयन मीन नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से इनके दरमियान क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम बॉन्ड का नाम दे रहे हैं, वो इतने क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के कि एक वक्त वो क्लोज आके वहाँ पर आकर स्टैटिक हो जाएंगे। मतलब दोनों एटम्स जो हैं, दोनों आयंस जो हैं, सोडियम एंड क्लोरीन, दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक जगह पे क्लोज होके स्टैटिक हो जाएंगे, जिस वजह से हम कहेंगे कि इनकी अंदर अब कौन सी फोर्सेस आ जाएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इस तरह स्टूडेंट्स इनके दरमियान जो है वो क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। तो रिएक्शन के बाद आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक अ पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ये बात तो आपको भी पता है कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस बॉन्डिंग का पार्ट बन रहे हैं, वो ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड बनाने में। वाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। अदर इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स में आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6, वो तो पार्ट ही नहीं ले रहे, सिर्फ उस एक इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन आकर ऐड हुआ है, जिस वजह से वो पेयर बना है।
और इसके अलावा इसके जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसी तरह सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं डुप्लेट, नेक्स्ट में 8 हैं ऑक्टेट, नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हुआ था, जबकि इनर शेल के डुप्लेट और ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स ने बिल्कुल भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल हैं। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन आउट। इनमें रिएक्शंस में हीट क्या होती है? गिवन आउट होती है। और एक एडिशनल बात भी है स्टूडेंट्स, इसमें वो आपको मैं बताना भूल गया कि जब सोडियम और क्लोरीन अपने दरमियान आयोनिक बॉन्ड बना चुके होंगे तो अब ये सोडियम क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो असल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो स्ट्रक्चर असल में किसका होगा? एक मॉलिक्यूल का। तो असल में सोडियम क्लोरीन कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना देंगे और ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल, जो कि असल में आपके चैप्टर का नेम था। ठीक है स्टूडेंट्स, द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। तो इस तरह के कंपाउंड्स को आप आयोनिक बॉन्ड की वजह से बने हुए कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, और ये एक मॉलिक्यूल भी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये आपका आयोनिक बॉन्ड का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, जो कि आपको अब आइडिया हो गया है कि पेज नंबर 60 के फर्स्ट पैराग्राफ में आयोनिक बॉन्ड के लास्ट 2 लाइंस इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपने रिएक्शन लिखना है, उसके बाद ग्राउंड स्टेट को लिखना है, फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आपने टॉप पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है और वो फुल पैराग्राफ आपने कॉपी पेस्ट कर देना है सेकंड लास्ट लाइन तक रिस्पेक्टिवली तक। उसके बाद आप एक हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट टू नोबल गैसेस, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो कि नोबल गैसेस के इक्वल है, और उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ आप कॉपी करेंगे, नीचे वाला पैराग्राफ आप कंप्लीट कॉपी करेंगे, और उसके बाद वाला आप रिएक्शन लिखेंगे जो कि मैंने लास्ट में लिखा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव टू फॉर्म NaCl। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से आपको होपफुली फ़र्स्ट टाइम भी कहा गया था कि आपने होम असाइनमेंट्स के तौर पर इसमें से MCQs जो हैं वो सेपरेट करने हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से MCQs आ सकते हैं। जैसे वो आपसे ये कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख कर दे सकते हैं। या फिर वो आपको कह सकते हैं कि एक्साइड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप 2 मिनट सोचिए, तो एक्साइड स्टेट ऑफ सोडियम के लास्ट शेल वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 नहीं है, कितने हैं? 8, क्योंकि एक्साइड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है वैलेंस शेल वाला, तो अब उसका जो वैलेंस शेल होगा नाओ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। तो इस तरह इसमें से आप MCQs जो हैं वो सेपरेट करिए। तो ये स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, होपफुली आपको आइडिया भी हो गया होगा इसके कॉन्सेप्ट से। तो आज हम अपना वर्क फॉर डे 4 इस टॉपिक तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।